नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बोल पर बवाल। दिग्विजय सिंह जी का एक ऑडियो वायरल हुआ, एक चैट वायरल हुआ, उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि धारा 370 पर बोलकर दिग्विजय सिंह फंस गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाने पर निशाना साध रही है और बीते 4-5 दिनों में देखें तो कहीं कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिन्होंने अपने निशाने पर दिग्विजय सिंह को ना लिया हो। अब वो बात दूसरी भी चल रही है, कई तरह के सवाल है, कई तरह के आरोप है, प्रत्यारोप है। उस बीच में वही जो हमेशा दिखाई देता रहा है कि धारा 370 और फिर राम मंदिर का जहां जिक्र आ जाता है तो फिर तमाम तरह की बातें होने लगती है। लेकिन क्या कांग्रेस या दिग्विजय सिंह जी कोई गलती कर जाते हैं? क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि कुछ अनपढ़ लोग हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं। पर हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा समझ गई है और समझाने में लगी हुई है। अब जैसे ही दिग्विजय सिंह का बयान आया, उसके बाद पहले भी कई लोगों ने हमले बोले थे, पर तत्काल में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें या रामेश्वर शर्मा जो लगातार हमलावर हैं उनकी बात करें, विश्वास सारंग की बात करें, जरा सुन लेते हैं एक बार फिर क्या ऐसा कह डाला जिसको लेकर हम कह रहे हैं बोल पर बवाल। सुनिएगा। 370 हटने के बाद से कश्मीरी पंडित जो हिंदू लोग हैं वो उन्होंने वहां पर अपने आप को स्थापित करने का सोचा। देश के व्यापार से कश्मीर जुड़ रहा था तेजी के साथ में। वही भ्रम दिग्विजय सिंह को हो गया कि ये चले ना जाएं, कहीं हिंदू वहां पर बस ना जाएं, और उन्होंने उनके मन में एक भय पैदा कर दिया कि जब कांग्रेस आएगी तो 90 जैसा कत्लेआम होगा। अज्ञात आशंका से हिंदुओं को ग्रसित कर दिया और कश्मीर को पुनः उन्होंने देश से काटने का ये प्रयास उनका है। उनका प्रयास कोई 370 में नहीं है, उनका प्रयास हिंदुओं में भय पैदा करना है। देखो, भाव के ऊपर रहता है विषय। मोहन भागवत जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं है। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। हम कोई मुसलमान विरोधी थोड़ी हैं। दिग्विजय सिंह से उनके बयान की क्या तुलना करना? ये तो हिंदुओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो कश्मीर में जाके जो निर्वासित हैं, वहां से निष्कासित हैं, वो फिर बस न जाए। 370 हटने के बाद उनके मन में एक अच्छा भाव आया था। ये उसमें भय पैदा करना चाहते हैं और भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो फिर 90 जैसा कत्लेआम होगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि गद्दार हैं, खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। और ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है। कांग्रेस अपने नुकसान और अपने फायदे की बात करती है। मुझे अच्छा लगता कि यदि कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बात की है वो ये बोलते कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। सही मायने में तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान से देश का नुकसान हो रहा है। मैं राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। चलिए, आप सुन रहे हैं, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं हिंदुओं के वेश में ये लोग औरंगजेब और बाबर है। लेकिन बात अकेले कांग्रेस की नहीं है। दिग्विजय सिंह के भाई और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहले रहे हैं वो, लेकिन अब वापसी है। कांग्रेस से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, लगातार कांग्रेस के नेता रहे हैं वो। बीच में कुछ दिन बीजेपी का उन्होंने दामन भी थामा था, सांसद भी बने थे, पर अब फिर एक बार कांग्रेस में ही है और कांग्रेस से चुनाव जीतकर विधायक बने। बीच में कई बार सवालों में आए लक्ष्मण सिंह। उन्होंने भी कहा है कि धारा 370 को अब हटाया नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह भले कहें कि इस पर विचार किया जा सकता, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो घर में भी घिर गए हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने क्या कहा वो तो हम आपको नहीं सुनवाएंगे, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो घर में भी घिर गए हैं दिग्विजय सिंह जी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि शुक्ला जी है कांग्रेस के प्रदेश सचिव। रवि जी, आपका स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार।
रवि शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या गलती कर बैठे एक बार फिर दिग्विजय सिंह? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का वो व्यक्तिगत राय थी। और दूसरी बात, यदि दिग्विजय सिंह जी को हम यदि ये परिभाषित करें, या कोई भी यदि ये देश का नागरिक, तथाकथित नागरिक, जो हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक रंग देने में माहिर लोग यदि दिग्विजय सिंह जी को अलग रंग में यदि परिभाषित करते हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। जिसके यहाँ पे रघुनाथ जी का स्वयं का मंदिर बना हो, जो राम मंदिर के निर्माण में चंदा देता हो, जो राम जिसके आराध्य हो, यदि उसके बारे में आप कुछ भी देखिए, बोलने वालों का कोई भी मुंह नहीं पकड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किस बात को कितने सही ढंग से फर्जी तरीके से बात को चलाना है, इसमें उनको पारंगत हासिल है, उनको विद्वता है। उस यूनिवर्सिटी के वो प्रिंसिपल हैं। मेरा ये कहना है, दिग्विजय सिंह जी का यदि कोई आशय है इस विषय का, तो मैं उससे इत्तेफाक भी रखता हूँ। मेरा कहना है, दिग्विजय सिंह ने ऐसा पहली बात तो बोला नहीं। दूसरी बात, यदि दिग्विजय सिंह जी ने बोला तो उनकी व्यक्तिगत राय, किस परिप्रेक्ष्य में बोली, किस कारण से बोली, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, अब उसका भावार्थ हम कुछ भी निकालें, उसको हम किसी तरीके धारा से। 370 पर तो कांग्रेस भी कहती रही है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पहले तो ये खूब चला था, हालांकि बाद में धीरे धीरे कर उससे आपने तौबा कर ली। अब वही बात दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर कह दी, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है आप लोग का। नहीं, ये अब मेरे ऊपर से मैं स्वयं के ऊपर से बताता हूँ। मैं शिखाधारी, जनेऊ रखता हूँ, शिखा रखता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वयं के भगवान राम आराध्य हैं। यदि मैं कांग्रेसी हूँ, तो यदि मुझे ये बोला जाए कि मैं भगवान राम के प्रति मेरी आस्था नहीं है, मात्र कांग्रेसी हो जाने से यदि कोई व्यक्ति के बारे में ये कहा के प्रति जाए, आपकी आस्था है क्या? जी, धारा 370 जो हटाई गई है, उसके प्रति आस्था है क्या आपकी? देखिए, वो जो भी विधि सम्मत जो भी हुआ है, और जो भी ये न्यायिक प्रक्रिया और विधिक प्रक्रियाओं का एक अंग है। उस विषय में मैं चूंकि इस विषय में माननीय न्यायालय के अंदर भी बहुत सारे प्रकरण विचाराधीन हैं इस संदर्भ में, तो इस प्रकरण में मैं इस विषय में बहुत ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और मेरा कहना है कि जो सर्वधर्म संभाव की बात जो कांग्रेस लेके चलती है, उस बात पे वो अटल है, कायम है। हिंदूवाद की जहां तक बात करती है, तो हिंदूवाद कुछ नहीं होता है। हम भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सब सनातन संस्कृति को मानने वाले सब लोग, हिंदू मैथोलॉजी नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग हैं, भले वो किसी भी दल से हों, मेरा तो ये कहना है। पर उनको यदि परिभाषित करना है कि यदि कांग्रेसी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता, यदि वो कांग्रेसी है और यदि सही बात को बोले। मैं तो राम मंदिर वाला उदाहरण आपके सामने है। अरे साहब, राम मंदिर की भूमि के संदर्भ में एक जो घोटाला हुआ, 2 करोड़ की भूमि आप खरीदते हैं, 5 मिनट बाद उस भूमि को आप 18 करोड़ में बेच देते हैं। अरे आप सोचिए, जो राम मंदिर के नाम से पूरे देश के अंदर चंदा करते हैं, मैंने स्वयं में उसमें सहयोग राशि दी, दिग्विजय सिंह जी ने सहयोग राशि दी, हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी के वरिष्ठ और कनिष्ठ, हमारे छोटे से छोटे, अदने से अदने, क्योंकि सबकी आस्था राम में है, सबके प्रभु है राम, ऐसा नहीं कि प्रभु राम सबके नहीं है। मैं लौट रहा हूं पास। गोविंद मालू जी, बार बार सवाल क्यों उठकर खड़ा हो जाता है? धारा 370 को लेकर जो ऑडियो आया, वो कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग हैं, मेरी बात को नहीं समझ पाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को पहली बार हम नहीं देख रहे हैं इस रूप में। वो इस रूप में कई बार प्रकट होते रहे हैं। उन्होंने तो नक्सलियों को आह्वान किया कि कांग्रेस की मदद करिए झारखंड के चुनाव में। इसके पहले मोहन शर्मा की शहादत को उन्होंने कहा फर्जी एनकाउंटर है, ओसामा जी कहा ओसामा बिन लादेन को। और जब भी आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए, वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पुलवामा पर हो या कश्मीर पर हो या जाकिर नाइक जो जिसने यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो दुष्प्रचार किया और आतंकवादी बनने के लिए जो प्रेरणा दी, वो ये कोई पहली बात नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी जानबूझकर पहले से करते हैं और केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का ये डीएनए है। कांग्रेस ने देश का विभाजन करा दिया। नेहरू जी ने कभी नहीं चाहा कि हैदराबाद मिल जाए, कश्मीर मिल जाए, अलग अलग रियासतें बनी रहे, वहाँ मौलाना जो मुल्क हैं वो अलग अलग बने रहे। उनको हमारी प्रधानमंत्री बनने से मतलब था।
बस उसी के पद चिन्हों पर दिग्विजय सिंह चल रहे हैं, जो यहाँ पर कभी कहते हैं आरएसएस में बम बनाने की फैक्ट्री है, और यहाँ आर खान जैसे लोगों को यहाँ पर हथियार कांड होता है झिरन्या का मध्य प्रदेश में उनके शासनकाल में, लश्कर तैयबा यहाँ फलने फूलने देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, मुझे लगता है इनका डीएनए भारतीय है कि नहीं, ये आज भी पाकिस्तान के प्रति इनका हृदय धड़कता है। और ये 370 जिसके लिए पाकिस्तान लगातार कर रहा है, क्या आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद पाक प्रेरित आतंकवाद का अड्डा है, और भारत से वो छीनना चाहता है कश्मीर, उस कश्मीर को जिसके लिए हमने, हमारे कई सारे जवानों ने वहां बलिदान दिया है, वहां की डेमोग्राफी बदल दी। कश्मीरी पंडित 90 में गए, तब कहाँ गए थे दिग्विजय सिंह? तब क्यों नहीं बोले शब्द, क्यों नहीं बोले? 370 पर बवाल मचा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि 370 हटाना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण, एक बहुत बड़ा संकल्प का काम था, जो भारतीय जनता पार्टी की पावन पवित्र सत्ता ने किया, और देश के हर एक नागरिक ने उसका खैर मकदम किया, स्वागत किया, पूरे हृदय से कहा कि ये बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश हित में किया है। अब ये देश हित का काम है कि देश विरोधी काम है, ये तो जनता ने निर्णय दे देगी। और दिग्विजय सिंह जी को भी बता दी जमीन। मुझे समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रहित पहले है या अपना वोट हित पहले है। पहले प्रकाश जी, राष्ट्रहित पहले है या फिर जिस तरह के बयान है वो पहले है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि बयान के कारण एक बार फिर मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कोविड के बीच में विपक्ष हावी हुआ था कुछ जगह, लेकिन खुद बैठे बिठाए गेंद उनके पाले में आ गई। मनोज जी, बैठे बिठाए नहीं आई है गेंद पाले में। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने 12 तारीख की सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट में एक ऑडियो क्लिप डाली। वो ऑडियो क्लिप महीनों पुरानी है। उस क्लिप में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम 370 हटाने के मामले में पुनर्विचार करेंगे। तो किसी मामले में पुनर्विचार करना और किसी मामले में फैसला करना तो अलग अलग चीजें हैं। ये बात है, एक तो बात है कि आपको ही हक मिला किस पे पुनर्विचार करेंगे, अब सरकार आपकी बनेगी कब, तब आप पुनर्विचार करिए। पर ये एक हाइपोथेटिकल बात उन्होंने कही जिसके वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ तब गृह मंत्री कौन थे, तब केंद्र में किसकी सरकार थी, ये बीजेपी के नेता कभी नहीं बताते कि तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान तब गृह मंत्री थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कोई बात कही, तब बीजेपी ने क्यों नहीं कहा कि साहब ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठ रहा है, क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान को हटा दिया बीजेपी ने, या उनको हटाने की मांग की। लेकिन अब जबकि सब हालात बीजेपी के पक्ष में है तो बयानबाजी करना सुविधाजनक है। एक बात और है मनोज जी, कि दिग्विजय सिंह को शौक है बिना बात के विवादास्पद बयान देना। उन्हें ये बात कहने की जरूरत थी ही नहीं। कोई अभी बीजेपी के अलावा कांग्रेस सत्ता से मेरे ख्याल से कई कोसों दूर है, आने वाली है नहीं, न कहीं यूपीए की सरकार आने वाली है। तो 370 पर पुनर्विचार की बात ऐसी जैसे मैं कहूं कि भारत को यूएनओ में जाना चाहिए या नहीं, मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा, तो मेरी बात का क्या मतलब है? इसी तरह दिग्विजय सिंह की बात का कोई मतलब है ही मनोज। लेकिन बोलने का मौका जरूर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये कह सकते? मौका दिया नहीं है, मौका भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उठाया है। और आप देखिए, जैसे ही आईटी सेल के अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उसके 2 घंटे के भीतर ही शिवराज सिंह चौहान का एएनआई में इंटरव्यू हो गया, 2 घंटे के भीतर ही वीडी शर्मा का बयान आ गया, 2 घंटे के भीतर ही गिरिराज सिंह का बयान आ गया। तो ये सब तो बीजेपी के आईटी सेल की पास बहुत सारे आइटम होते हैं। अभी देखिए, बीजेपी के कई जगह फर्जियत हो रही, कोरोना में फर्जियत थी, यूपी में फर्जियत थी, मुकुल राय वापस टीएमसी में चले गए। तो कोई ना कोई मुद्दा उछाल के लोगों का ध्यान भटकाया जाए। न तो अभी 370 पे पुनर्विचार हो रहा है, न कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस के हाथ में कुछ है ही जी। बिल्कुल रवि शुक्ला जी, यही है कि अभी तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जिस पर आप सरकार को घेर भी रहे थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी कि 370 पर जिक्र कर दिया जाए? ना तो अभी चुनाव है, ना बाकी चीजें होना है, लेकिन बैठे बिठाए। और आईटी सेल, जहां तक आपने कहा कि वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग देर नहीं करते हैं, आप लोग देर कर देते हैं। देखिए, देर नहीं करते हैं। प्रकाश भाई साहब ने बड़ा उसको सारगर्भित तरीके से बड़ी
वस्तु स्थिति को उन्होंने प्रस्तुत करा कि वो ट्वीट को कितना सुनियोजित तरीके से पूरा हुआ। मालवीय जी का ट्वीट होता है, फिर उसके बाद शिवराज सिंह जी का बयान आ जाते हैं, ANI में बयान आ जाता है, उसके बाद VD शर्मा साहब का बयान आ जाता है। तो बड़ा एक सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से एक पुरानी किसी वक्तव्य को किस तरीके से ध्यान को भटकाया जाए। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर, देश में अव्यवस्था का माहौल चल रहा है। आज की ही बात बता दूं, भारतवर्ष की आजादी के बाद पहली बार सेंसेक्स इतना महंगाई के उस पे गया है, 12.95 समथिंग पे चला गया है। ध्यान भटकाने की राजनीति इतनी बखूबी जानती है भारतीय जनता पार्टी कि हम जो आवाम हैं, जो जनता है, जो परेशान है, रोटी कपड़े और 2 जून की रोटी से परेशान है, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान है, वो कैसे, उन्हें कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे उनका ध्यान भटका करके हम अपने उन मिशन में कामयाब हो जाएं जिससे हम देश को गर्त में डाल सकें, देश को हम रसातल में डाल सकें। भाई आपके सामने तो उदाहरण है, आपके ही मीडिया ने उठाया है राम मंदिर वाला मुद्दा, जो 2 करोड़ की भूमि को 18 करोड़ में बेचा। इसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। यदि आप इतने सच्चे थे तो आप आते, टीवी पे आते, बयान देते। चंपत राय जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से इस विषय में यदि आप पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस विषय को छोड़ के आप मुझसे पूछिए। अरे आप चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी दाढ़ी में तिनका। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिसके घर में स्वयं में रघुनाथ जी का मंदिर हो, जिसमें स्वयं ने दान दिया हो, सहयोग राशि दी हो, जो राम भगवान का भक्त हो, उसके बारे में आप ऐसा बोलते हैं। देखिए, ये तो सुनियोजित एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो बोला तो है उन्होंने कि पुनर्विचार करेंगे, बोला तो है दिग्विजय सिंह ने कि यदि कांग्रेस आती है तो 370 पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार करने की आवश्यकता अभी क्या पड़ रही है? सार्वजनिक जीवन में हम कई बातें, दिग्विजय सिंह जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, किस समय किस तारतम्य में कौन सी बात बोली थी, पर आज उसको प्रासंगिक बनाना, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो और उसको सत्य लगे, सुनियोजित ढंग से उसको प्रस्तुतिकरण उसका किया है। दिग्विजय सिंह जी खुद भगवान राम में आस्था रखते हैं। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी की, थी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है, सब धर्म को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। पर राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति सब सनातन धर्मावलंबियों की आस्था है, विश्वास है। जैसे अन्य लोगों के हृदय में राम बसते हैं, वैसे हर एक कांग्रेसी जन के हृदय में कण कण में राम विराजित हैं। चलिए गोविंद मालू जी, बात तो 370 से राम तक जा पहुंची है और राम की बात भी खूब चल रही जब से मंदिर का घोटाला हुआ है। अब वो घोटाला है या क्या है, जांच का विषय है जैसा कहा जा रहा, लेकिन दिखाई तो देता है कि 2 करोड़ की जमीन जब 18 करोड़ में जाने लगेगी तो आप और हम सब चिंतित हो जाएंगे। ये लगता है कि आखिर पैसा इसलिए थोड़ी दिया, लेकिन सवाल 370 पर जाकर अटक जाता है। एक जगह गलती कांग्रेस ने कर दी और एक जगह गलती आप लोगों की तरफ से, यानी जो भी लोग हैं उनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो मुद्दे दोनों तरफ से हैं इस बार। मनोज जी, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, सब रिकॉर्ड पर है। जहां तक प्रकाश जी की बात में मैं जवाब देना चाहता हूं कि प्रकाश जी 1990 में जब पंडितों का पलायन हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी। ये दूसरी बात ये है कि कांग्रेस तब क्या कर रही थी। यदि देश हित की बात थी तो कांग्रेस क्या कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत जबरदस्त ढंग से उस बात को उठाया था, कश्मीर को लेकर और ये इनके पलायन को लेकर। हमारे तो उस समय के उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने वहां पर एक तिरंगा यात्रा, वहां पर चौक में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया था। ये केवल इसलिए था कि राष्ट्र का ये मुकुट राष्ट्र से अलग ना हो। दूसरी बात ये है, पुनर्विचार का सवाल कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। विश्लेषण किस ढंग से कर रहे हैं हम लोग। विचार की कोई चीज हो तो पुनर्विचार करना चाहिए। कल से कहेंगे राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बनाया, न्यास बनाया, सरकार ने जो अध्यादेश निकाला वो इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर हम राम मंदिर तोड़ देंगे, ये कोई बात नहीं होती। वो पुनर्विचार का विषय ही नहीं है। जो गलती आजादी के समय और उसके तत्काल बाद जो स्पेशल स्टेटस दिया कश्मीर को,
और जो संयुक्त राष्ट्र में ले गए नेहरू जी, वो बहुत बड़ी गलती थी। उसको आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधारा है। और ये केवल हमारा विषय नहीं था, ये देश के नागरिकों का विषय था। उनको मालूम था, उनको ये ध्यान था कि कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस दिया है उसके कारण डेमोग्राफी बदल रही है, वहां पर हिंदू पलायन कर गए, केवल मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया हो गया। और चूंकि आप जानते हैं जब मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया हो जाता है तो वो पाकिस्तान या इस्लामी मुल्कों के साथ ही जाएगा, भारत के साथ तो रहने का सवाल ही नहीं है उसका। ये चाहते हैं कि भारत के साथ न रहे, वो एक नया मुल्क वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। ये लोग अगर ये चाहते हैं तो ठीक है, पुनर्विचार कीजिए। आपकी सरकार आएगी तब करेंगे ना। ख्याली पुलाव बनाने से क्या होता है? पुनर्विचार की वहां पर जरूरत होती है जब कोई देश हित के खिलाफ निर्णय लिया जाता है। देश हित के लिए कोई गलती को सुधारने के बाद जो निर्णय लिया वो विचार, उसके बाद में क्वेश्चन, उस पर विचार बंद हो जाता है। कोई विचार करने का सवाल ही नहीं है कश्मीर के। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष घेर रहा था, अब आपने 370 को पकड़ कर बैठ गए। मुझे प्रकाश जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, कैसी बात करें कि पुनर्विचार का विषय कहाँ आया? विचार का विषय ही नहीं है, पुनर्विचार का कहाँ सवाल पैदा होता है? प्रकाश सर, क्या आपको ये लगता है कि दोनों बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की, ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 3 मुद्दे उठाती रही है, उनमें से ये 2 मुद्दे भी शामिल है। पर ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की चुनाव होना है, उससे पहले ये ऑडियो बाहर आना, बीजेपी कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हालांकि वो अंग्रेजी में बोला गया बयान है, अंग्रेजी में बोला गया ऑडियो है, पर हिंदी भाषा में हिंदी समझाने में कामयाब होगी क्या? हाँ, उन्होंने बहुत संवेदनशील मुद्दे को बिल्कुल सही मौके पर बीजेपी के आईटी सेल में उठाया। और आप देखिए कि अमित मालवीय एक ट्वीट करके चुप बैठ जाते हैं, बाकी लोग एकदम जो उनकी ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं, ट्रोल आर्मी के मेंबर हैं, ट्रोल आर्मी के सेनापति और कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो एक ट्रिक है। जहाँ तक आप कह रहे हो कि सब दिग्विजय सिंह की बात उनके विचार का ख्याल ही नहीं है, तो आप काहे ट्वीट कर रहे हो? जो जिस आदमी की जिस हाथ में कोई दम ही नहीं है उसको ट्वीट क्यों कर रहे हो? उसका मुख्यमंत्री बयान क्यों दे रहा है? उसका पार्टी अध्यक्ष बयान क्यों दे रहे हैं? उसका केंद्रीय मंत्री बयान क्यों दे रहे हैं? इतनी फालतू है, दिग्विजय सिंह फालतू बात कही तो क्यों उस पर ध्यान दे रहे हो? दूसरी बात ये भी आ सकती है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ, तब वहां पे प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बना, किसके राज में बना, वहां पे हाई कोर्ट किसके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, किसके राज में आई, ये सब बातें देखिए। कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात 370 खत्म कर दिया, उसके पीछे लंबी भूमिका बनी। राम मंदिर की बात भी आप इसे देखिए कि कब वहाँ रामलला विराजित हुए अयोध्या में, कब रामलला का अस्थायी, रामलला का मंदिर तो था ही अयोध्या में, 1948 से ही था, पर वो भव्य मंदिर नहीं था और बावरी ढांचा भी था। तो रामलला का मंदिर तो वहाँ था ही, अब रामलला का भव्य मंदिर बनाना और बावरी ढांचे को ध्वस्त करने की बात है। अब आप देखिए किसके राज में बावरी ढांचा ध्वस्त हुआ, किसके राज में तमाम गतिविधियां हुई कि ताला खुला राम मंदिर का। तो आप देखो तो ये सब चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक एक करके होती है। ऐसा नहीं कि बटन दबाया, बीजेपी आई सत्ता में, बीजेपी ने बटन दबाया और राम मंदिर का हो गया, बीजेपी आई, बीजेपी ने बटन दबाया और धारा 370 अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। ऐसा एक झटके में काम नहीं हुआ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह को ये बात कहने की जरूरत थी ही नहीं, उनके लिए फिजूल की बातें थी। जो पहले वे कई तरह की बातें कहते रहे हैं, जैसे शहीदों के बारे में उन्होंने कहा, पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, सब उन्होंने कहा। लेकिन सब तरफ ऐसे नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा भी है जो श्राप देती रहती है लोगों को, सब जगह ऐसे लोग हैं कि कोई। ये जो टाइमिंग होती है दिग्विजय सिंह जी की, जब भी कोई ऐसे बयान सामने या फिर पुराने बयानों को लेकर आ जाती भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, ये टाइमिंग बड़ी एक अपने आप में वैसा लगता, मतलब ये होता कैसे? अब इसके पीछे तो बड़े विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, काफी टीम लगी हुई है, जिनका काम ही यह है कि कौन से मुद्दों को उछालना, किस तरह उछालना, कब लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से अलग समस्याओं पे ले जाना, ये सब बातें तो उनके पूरे सुविचारित योजना है। एक इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कहती है, उसकी इतनी बड़ी आर्मी है जिसके 150 आनुषंगिक संगठन है, तो उसके लिए ये सब छोटी मोटी बात, उसके लिए सब तो बहुत छोटी बात है।
एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को भी वो पहाड़ बना सकते हैं, इतनी क्षमता तो उनमें है ही। जी मनोज जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश की दिल्ली से ये मामला सामने आया जब ऑडियो एक वायरल हो गया। ऑडियो में चैट कर रहे थे दिग्विजय सिंह जी, क्लब हाउस में चर्चा चल रही थी पत्रकारों के साथ। ऐसा भी कहा जाता कि वहां पर पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे जिनसे उनकी चर्चा हो रही थी। बाद में ये फरवरी माह का ऑडियो बताया जा रहा, लेकिन सामने आ गया। सामने आने के बाद आप और हम सब समझ रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। लेकिन क्या ये बोल पर बवाल जो दिखाई दे रहा है ये आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होना है और बाकी अन्य मुद्दों से क्या भटका पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है आम जनता को, इसलिए धारा 370 की बात कर रही है। लेकिन 370 पर पुनर्विचार करना कितना उचित, क्या हो पाएगा? नजर रहेगी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।